हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये 10th क्लास के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए नई नई वीडियो ला रहे हैं। इन वीडियो से मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को आप मन से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपकी परसेंटेज बढ़ाने में सहायता करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यही आपके द्वारा दी गई हमें ढेर सारा प्यार होगा। तो चलते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास में कोई दो घन है। घन बोले तो लूडो का पासा। वो घन हमारे पास में इस प्रकार से होता है। एक ये है घन और एक ये है। वो ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहना चाह रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये बोर्ड जो है वो टू डायमेंशन का है। मतलब इसकी दो विमाएं हैं, इसीलिए हम इस चित्र को थोड़ा अपनी इमेज करके सोचेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे लूडो का जो पासा होता है वो डस्टर का आधा हिस्सा होता है, ये वाला। मतलब मान लीजिएगा ये डस्टर है और इसको बीच में से कट कर दिया तो मतलब ये हिस्सा लूडो का पासा होता है। ऐसे ही लूडो का एक पासा ये हो गया। इन दोनों पासों के मतलब ये लूडो का पासा और ये लूडो का पासा, मतलब यहां से आप मान लीजिएगा ये यहां से कटा हुआ है, मतलब ये दो हिस्से हैं। इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब दोनों के अलग अलग जो आयतन है वो सेम है, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या करना है हमें, वो कह रहा है कि इनके संलग्न फलकों को, मतलब ये अलग अलग है उदाहरण के तौर पे, मतलब इनको बीच में से कट कर लीजिएगा, ये अलग अलग है। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है, मतलब इस टाइप का डस्टर बन जाता है। मतलब एक नई आकृति बनती है और इसको कहते हैं घनाभ। घनाभ मतलब जिसकी 6 भुजाएं हों और जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसे घन कहते हैं। और ये घनाभ की फॉर्म होती है। घन लूडो का पासा और ये डस्टर घनाभ की फॉर्म। अब कहने का मतलब ये है, अगर हमने दो लूडो के पासों को जोड़ दिया तो ये डस्टर टाइप का बन गया। अब देखो, पहले इसकी जो भुजा थी और इसकी जो भुजा थी, अब इस टोटल की जो भुजा है वो दोनों का योगफल हो गया, ये वाली भुजा। अच्छा, ऊंचाई वही है और चौड़ाई भी वही है। चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा भी थोड़ा बहुत, जो डबल हुई तो वो ये वाली भुजा हुई। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दिए, मतलब ये एक और ये एक, तो ये जो लंबाई है, मतलब ये जो लंबाई है वो इसकी जो भुजाएं और इसकी जो भुजाएं, उन दोनों का योगफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में घन का हमें आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम भुजा निकालते हैं। जब भुजा निकालेंगे तो भुजा कैसे हो जाएगी, दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब। तो इसका मतलब मान लीजिएगा इसकी भुजा a है। अगर इसकी भुजा a है तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि आयतन बराबर है, तो इसकी भी भुजा a है। ये माना है आपने।
अब एक बात बताइएगा, जब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और भुजा मान ली हमने ए, तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 64। अच्छा 64 को देखें, 64 कितने का क्यूब होता है? तो आप जानते हैं 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करें आपस में, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका मतलब 64 हो जाएगा। तो जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है और क्यूब से क्यूब कटा तो a बराबर आ गया 4। कहने का मतलब a की जो वैल्यू है वो 4 आ चुकी है। अब जब a की वैल्यू 4 आ गई है तो घन जो है उसमें से a मतलब भुजा की वैल्यू 4, इसका मतलब उसकी ऊंचाई 4, उसकी चौड़ाई 4 और उसकी लंबाई 4। क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। इसका मतलब अगर एक भुजा 4 है तो उसकी लंबाई भी 4 है, उसकी चौड़ाई भी 4 है और उसकी ऊंचाई भी 4 है। अब उन्हीं दो घनों से मिलाकर हमने एक घनाभ बनाया। अब मान लीजिएगा ये एक घन, इसकी 4 और ये 4, तो ये टोटल कितनी हो गई? 8। मतलब घनाभ की ये लंबाई ये हो गई 8 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है ये 4 ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होने का मतलब ही नहीं है, मतलब इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये 4 पहले थी और अब भी रहेगी। इधर ये चीज भी 4 रहेगी। मतलब ये 3D डायग्राम होता है कुछ इस तरीका से, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब इस टाइप का होता है ये। तो ये चीज भी इसकी 4 ही रहेगी, ये 4 रहेगी और ये तो 8 रहेगी, क्योंकि वो डबल हो जाएगी तो वो 8 हो गई और ये रहेगी केवल 4। तो इसका मतलब जो घनाभ हमारे पास में तैयार हुआ है उसकी लंबाई हो गई 8 और जो ऊंचाई है वो 4 और जो v है वो 4। अब इस बनने वाले जो घनाभ है मतलब 8 4 4, इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है 8, तो 8 इंटू V कितनी है 4, तो 4 प्लस V कितनी है 4, तो 4, H कितनी है 4, तो 4, H कितनी है 4, तो 4 और L कितनी है 8, तो 8। अब देखिएगा ये हो जाएगा 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ये हो जाएगा 2 इंटू 32 में 32 जोड़े तो 64, 64 में 16 जोड़े तो 80। तो कहने का मतलब ये हो गया 80, 80 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर जो स्क्वायर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल की यूनिट मतलब मात्रक होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं को आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। पूरी वीडियो वाली वाला तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। तो कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे पास में एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो भैया पहले मूल ज्ञात करोगे तभी तो उसका उल्टा ज्ञात होगा। सबसे पहले मूल ज्ञात करोगे। अगर कोई ये कहे हमें सेब को उल्टा करना है तो पहले सेब तो होना चाहिए तभी तो उसे उल्टा कर सकते हैं। तो पहले मूल ज्ञात करेंगे और मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो
बड़ा आसान सा है, देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसके हमें क्या निकालने हैं, मूल। तो मूल निकालने का क्या तरीका है, ये जो पीछे वाली संख्या दिखाई दे रही है मतलब 12, इसके ऐसे फैक्टर करिएगा कि कैसे भी जोड़ के या घटा के ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो अगर हमने 12 के फैक्टर करे तो ये हो जाएंगे 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। कहने का मतलब इसके फैक्टर आ गए 3 और 4। जब 3 और 4 फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए, तो इसका मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, तुम कहोगे 7। और लाना कितना है, तुम कहोगे 7। तो काम बन गया हमारा। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह पहले ले लिया, 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4, पीछे x तो x प्लस 12 बराबर 0, आगे से माइनस पीछे से x, दोनों को साथ साथ अंतर एंटर कराना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया तो माइनस 3x, क्योंकि पीछे से x जा रहा है, आगे से फिर माइनस गया तो माइनस के 4 और पीछे से x गया तो x, और ये प्लस के 12 बराबर 0। अब देखिएगा यहां अगर एक्स स्क्वायर को लिखें तो x गुणा x लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब जितनी पावर होती है उस संख्या की उसमें उतनी बार गुणा करते हैं। माइनस 3x है तो 3 गुणा x, माइनस 4x है तो 4 गुणा x, और 12 है तो 3 इंटू 4 बराबर 0। अब यहां से हमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों परिवार में हो, जैसे बाबा चाचा के परिवार में भी है और ताऊ के परिवार में भी है, तो इसका मतलब बाबा को कॉमन ले लीजिएगा। मतलब यहाँ बाबा है x, क्योंकि वो इस परिवार में भी है और इस परिवार में भी है, और यहाँ है बाबा 4, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखिएगा यहां से हमने x कॉमन लिया तो ये x बचा -3, और यहाँ माइनस चिन्ह अच्छा नहीं लगता है आगे, इसलिए पहले उसे कॉमन लीजिएगा। ये 4, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस, जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस में से तो वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस, मतलब x प्लस का बचेगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो एक जैसे बन जाते हैं, इनमें से एक ब्रैकेट लिख लीजिएगा x -3, और जो रही मतलब इन दोनों ब्रैकेटों को छिपाने के बाद जो x -4 रखा है उसे अलग रख लीजिएगा, बराबर 0। अब देखिएगा x -3 मतलब अगर ये संख्या और ये संख्या इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब एक संख्या 0 है, क्योंकि किसी संख्या की गुणा यदि 0 में होगी तभी तो आंसर 0 आता है। तो हमें नहीं मालूम है वो संख्या कौन सी 0 है, तो चेक करते हैं। x -3 बराबर 0 चेक करेंगे तो x बराबर ये -3 है, बराबर से उधर जाएगा +3, तो x की वैल्यू आ गई 3। और x -4 बराबर 0 चेक करेंगे तो -4 बराबर से उधर जाएगा तो +4, तो x की वैल्यू आ गई +4। मतलब x की दो वैल्यू आ गई 3 और 4। अब हमें यही मूल कहलाते हैं, मतलब जो x की वैल्यू आई है यही मूल कहलाते हैं। अब इन्हीं का निकालना है हमें व्युत्क्रम का योग। तो मूल तो हो गए हमारे पास में 3, 4, और मूल के व्युत्क्रम क्या हो गए 1/3, 1/4। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब एक के बट्टे लिखना। अब एक बात सोचिएगा, इनका निकालना है हमें योग, तो व्युत्क्रम का योग बराबर 1/3 प्लस 1/4। देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा 12, 3 का डिवाइड दिया 12 में तो 4 बार, 4 की 1 में गुणा करी तो 4 एकम 4, प्लस 4 का डिवाइड दिया 12 में तो 3 बार, 3 की 1 में गुणा करी तो 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7/12। यही आपका फाइनल आंसर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 85 है। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या मान लीजिएगा ना, क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि छोटी संख्या से इतना गुना, तो जब हमें छोटी संख्या नहीं मालूम होगी तो हम बड़ी वाली संख्या को निकालेंगे कैसे। जैसे हमसे कोई कहते हैं कि छोटा बच्चा तुमसे 2 साल बड़ा है, तो पहले छोटे बच्चे की आयु मालूम होगी, तभी तो हम अपनी आयु निकाल सकते हैं। क्लियर बात हो गई। तो सबसे पहले छोटी संख्या मानिएगा, छोटी संख्या बराबर x। हमने छोटी संख्या क्या मान ली, x। अब क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, तो छोटी संख्या में 4 की गुणा कर दीजिएगा। छोटी संख्या है x और उसमें 4 की गुणा कर दी, तो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो +5, मतलब छोटी संख्या बराबर 4x + 5। दोनों संख्या हमारे पास में निकल चुकी हैं। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85। तो इसका मतलब छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बराबर 85। अब छोटी संख्या है क्या भैया, x, और बड़ी संख्या है क्या, तो तुम कहोगे 4 + 5 बराबर 85। 4x और 1x तुम कहोगे 5x, तो ये हो जाएगा 5x + 5 बराबर 85। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये प्लस के 5 है, बराबर से इधर गए तो माइनस के 5, तो 85 - 5, तो 5x बराबर 80, और 80 में जब 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा x बराबर 16। जब x बराबर 16 आ गया और x मानी थी छोटी संख्या, तो इसका मतलब छोटी संख्या बराबर 16। अब बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या बराबर 4x + 5 है, तो 4x + 5, तो 4 × 16, x की वैल्यू 16 रख दी, +5, तो 16 चौका 64, 64 और 5 59, सॉरी 69। क्लियर। तो 69 मतलब 69। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। बड़ी संख्या 69 आ गई और छोटी संख्या आ गई 16। क्लियर। तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर tan b तो सिद्ध कीजिएगा a + b बराबर 90। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति तो एक्चुअल में पेपर में वैसे भी बहुत अच्छे नंबर की आती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर की आती है। कुछ समय बाद मैं आपका त्रिकोणमिति के भी लेक्चर डालूंगा, जरा उनको भी ध्यान से देखिएगा। और हम और आप एक दूसरे से एक ऐसा संबंध क्रिएट करिएगा ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका प्यार हमें आपसे अत्यधिक लगाव की तरफ ले चलेगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, tan a बराबर tan b, tan a बराबर cot b है भैया। तो tan a बराबर cot b। तो एक बात सोचिएगा, हमें सिद्ध करना है a + b बराबर 90। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, अगर हम tan a की जगह पर लिख सकते हैं cot 90 - a। मतलब अगर cot 90 - a की वैल्यू अगर कोई पूछे तो वो भी tan a के बराबर होती है। cot 90 - a बराबर tan a,
कॉट 90 माइनस बी बराबर tan बी, कॉट 90 माइनस सी बराबर tan सी, इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम tan ए की फॉर्मूला ये है तो क्या tan ए की जगह पर ये रख सकते हैं? आप कहोगे क्यों नहीं, तो रखिएगा। तो यहां पर रखेंगे कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। tan ए की जगह पर मैंने tan ए की वैल्यू रख दी, कॉट बी बराबर है तो बराबर, देखो कॉट कॉट खत्म, तो यहाँ पे बचा 19 माइनस ए बराबर बी। ये माइनस ए बराबर से उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90। 90 बराबर a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर भी क्या हो जाएगा? 90। बस यही हमें सिद्ध करना था, मतलब a प्लस बी बराबर 90। तो आप नीचे लिख सकते हैं इति सिद्धम, मतलब सिद्ध हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी और भी क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक उस समस्या को पहुंचा सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई समाधान प्रोवाइड करा देंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। मतलब एक समीकरण ये दे रखा है और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। आगे कह रहा है का एक अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, अद्वितीय हल की एक कंडीशन होती है, यदि अद्वितीय हल हो तब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2। ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। अब आपके मन में आएगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कहां से प्राप्त करेंगे हम? तो पहला समीकरण दे रखा है हमें 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 को बराबर से इधर लाएंगे तो 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे 3x माइनस 5y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस के 7 बराबर 0। ये प्लस का है, बराबर से इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का था, बराबर से इधर आएगा माइनस का। तो ये हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। अगर हम इन दो समीकरण, तो पहला समीकरण है तो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बोलेंगे। ये दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बोलेंगे। यहां से यदि हम इस पहले समीकरण की और इस दूसरे समीकरण की इससे और क्रमशः इससे तुलना करें तो आप देख पा रहे हैं कि x के आगे a है और यहाँ x के आगे 2 है। इसका मतलब a1 बराबर 2, y के आगे b1, y के बराबर k, तो b1 बराबर k और c1 बराबर -1। ऐसे ही a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। मतलब b2 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3, ऐसे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू -1। तुलना करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 उससे कर दीजिएगा, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर दीजिएगा। तो यहां से हम
A1, A2, V1, V2, C1, C2 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और इन वैल्यूओं को अपनी कंडीशन में लगा दीजिएगा, K का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप बोलेंगे A1 की वैल्यू, देखो ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब शुरू के 2 ले लीजिएगा। तो ये A1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2 अपॉन A2 की वैल्यू 3 बराबर नहीं है, B1 की वैल्यू K, B2 की वैल्यू -5। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 इधर पहुंच जाएगा, तो K बराबर नहीं है 5 दूनी 10 मतलब -10/3, मतलब K का मान -10/3 नहीं है, बाकी तो कुछ भी हो, बस K का मान -10/3 नहीं है, बाकी सब कुछ है। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट बोल रहा है वो, K बराबर नहीं है -10/3 के, मतलब -10/3 K बराबर नहीं है, बाकी तो प्रत्येक वैल्यू K के बराबर है। समझ में आ गया ना? तो उतारिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने भरपूर प्रयास करिएगा मैथ को एक अपनी आम सब्जेक्टों की तरह सिंपल बना लीजिएगा। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा और जुड़ा हुआ हूं और आपके मैथ की हेल्प करने के लिए तत्पर रहूंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो एक शंकु है, मतलब शंकु बोले तो ये शंकु, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये 3.5 दे रखी है, मतलब 3.5 दे रखी है, और ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ये ऊंचाई h बराबर 12 और ये r बराबर 3.5 मतलब 3.5। अब वो ये कहना चाह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये पूछ रहा है l, इसी को कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, इसी को ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सिंपल आसान सा फॉर्मूला होता है l बराबर √h² प्लस 3 मतलब सॉरी h² प्लस r²। h की वैल्यू कितनी है 12, तो लगा दीजिएगा 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। अब देखिएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ऐसे ना निकालिएगा, आप करिएगा 3.5 अपॉन इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 10 नीचे लग जाएगा और उसका स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो जाएगा 144 प्लस 35 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 10। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, मतलब ये आ गया। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 49, सत्तू सत्तू 49, मतलब 7 की 7 में करी तो 49, और ये 2 दूनी 4, ये आ गया। अब यहाँ पर 4 की इधर 1 रख लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 4, 1 का 4 में दिया तो 4 बार, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 एकम 4, 4 और 1 5, 576 प्लस 49, आपस में जोड़िएगा 6 और 9 15, और 4 और 7 11, 11 और 1 12, और ये 6/4, 625 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे 25 का। 4 कितने का वर्ग होता है, आप कहोगे 2 का, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L की। अब
अब क्या निकालना है, तथा आयतन ज्ञात कीजिएगा। मतलब इसी शंकु का अब हमें आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5 और h की वैल्यू 12। तो देखिएगा पॉइंट हटाया 10 बढ़ जाते हैं नीचे, फिर पॉइंट हटाया 10 बढ़ गए नीचे। अब देखिएगा अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 7 से काटेंगे 7, ऊपर बचा कितना 7 चौक 28 इंटू 22 बटे 2 इंटू 2। देखो 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 4 सत्ते 28 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक हासुल 7 दूनी 14 और एक 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं आपकी लिए ऐसी वीडियो हर दिन लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपना यही भरपूर प्यार मुझे देते रहें। तो